चलो जो शुरू करते हैं, चैप्टर 3 शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है भाई, फटाफट सुनते जाना। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा इसकी तो एक बार दोबारा सुन लेना तो और हो जाएगा। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं चैप्टर 3 प्रिंसिपल्स, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अजम्पशन। नोट वोट कुछ मत करो, वीडियो में से रिकॉर्ड कर लेना। अभी कोई बच्चा नोट मत करे क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं है। कोई बच्चा नोट ना करे, मैं स्पीड से कराऊंगा, इतनी सारी थ्योरी है। अगर नोट करूंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिसको नोट करना हो वीडियो से नोट कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहले जो आपका assumptions, पहली assumption क्या है? गोइंग कंसर्न assumption। हाँ जी बच्चों, गोइंग कंसर्न assumption क्या कहती है? क्योंकि वो जो एक बात सुनो, जो थ्योरी है ना 1-1 मार्क करके आनी है इस बार। ऑब्जेक्टिव जो आपको ना पेपर पैटर्न आप देखो तीनों का, धारशिला देखो, मैक्सफोर्ड देखो, कोई भी देखो 1-1 मार्क की थ्योरी आ रही है। ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी आ रही है, 3 नंबर वगैरह में नहीं आ रही। तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव टाइप में मेन अंदर का पता होना चाहिए कि क्या है। तो अगर बात करें गोइंग कंसर्न assumption की, गोइंग कंसर्न assumption क्या कहता है कि बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। गोइंग कंसर्न assumption कहता है कि बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। ठीक है, यानी कि आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला, वो चलता रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस assumption we divide the expenditure into 2 parts. Because of this assumption we divide the expenditure into 2 parts. One is capital expenditure, another is revenue expenditure. Capital expenditure क्या होता है? जो हमें लंबे टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उन्हें एसेट बोलते हैं और उनको डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो लेस देन 12 मंथ्स हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर ये assumption ना होती, अगर गोइंग कंसर्न assumption ना होती तो क्या होता? एवरीथिंग इज एक्सपेंस, एवरीथिंग इज। तो बच्चों देखो 1-1 मार्कर के हिसाब से याद कर लेना। बिजनेस इज, ये चलो लिखना है, लिख लो बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल पीरियड। 2-3 लाइन लिखवाऊंगा, वही लिख लो, वो 1-1 मार्कर के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड। फोर्सिबल पीरियड क्या होता है? लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर डिवाइड होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। इफ दिस assumption is not there, एवरीथिंग इज एक्सपेंस, कुछ एसेट ना होता, एवरी एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस, हर खर्चा एक्सपेंस हो जाता। ठीक है जो, तो मेन आपको 1 मार्कर के हिसाब से थ्योरी याद करनी है। 3 पॉइंट बहुत है। पहला पॉइंट कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फोर्सिबल पीरियड के लिए, लंबे टाइम तक बंद नहीं होने वाला शॉर्ट में। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा पॉइंट, इफ दिस assumption इज नॉट देयर, अगर ये assumption ना होती, इफ दिस assumption इज नॉट देयर तो क्या होता? एवरी एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस, हर खर्चा एक्सपेंस होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। जो डिजिटल बोर्ड खरीदा मैंने, वो मेरे लिए बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड हो रखा है? एसेट रिकॉर्ड हो रखा है। समझ आ गया? बिकॉज ऑफ मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा और मैंने इसे एसेट रिकॉर्ड किया, बिकॉज ऑफ विच assumption? गोइंग कंसर्न assumption। समझ आ गया? इफ दिस assumption नॉट देयर तो मैं क्या करता? इसे खर्चा मानता। ओके हो गया जी नोट। 3 पॉइंट आगे चलूं। सर शॉर्ट जल्दी जल्दी नोट करो क्योंकि मेरे को बहुत कवर करनी है थ्योरी। अगर आप अपनी स्पीड तेज नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट assumption। सेकेंड assumption है आपकी कंसिस्टेंसी assumption कर लेते हैं पहले। हमें जो कंसिस्टेंसी assumption सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू देखो हमारे पास ये कहते हैं वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है। क्या होती है? अकाउंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है। हमें चॉइस है, कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिलेक्ट कर लो। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिलेक्ट करोगे, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर, यू कैन नॉट चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन लगाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपकी मर्जी, आप स्ट्रेट लाइन चूज कर लो या WDV चूज कर लो। स्ट्रेट लाइन चूज कर लो या आपकी चॉइस है। लेकिन जो आपने सिलेक्ट कर लिया, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर, यू कैन नॉट चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यू कैन नॉट चेंज द। ऐसे स्टॉक को वैल्यू करने के 2 तरीके होते हैं जो आप ग्रेजुएशन पढ़ोगे, फीफो एंड लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो। जो भी आपने मेथड चूज कर लिया, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर, यू कैन नॉट चेंज द मेथड। समझ आ गया? बस आओ इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर रहे थे, क्या अगले साल WDV चूज कर सकते हैं? आंसर नो, बिकॉज ऑफ विच assumption। हाँ तो बस कंसिस्टेंसी assumption याद रख लेना।
we have a choice of accounting choosing accounting practices. We have choice of choosing accounting practices. Selecting लिख लेना. We have choice of selecting accounting practices. Accounting practices. Example. Depreciation method, straight line. Example, depreciation method, straight line or WDV. Hello. हरिओम. और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, FIFO LIFO. इन्वेंट्री वैल्यूएशन, घर जाके खाना ले आइयो. FIFO LIFO, वंस एंड खाना ले आओ, खाना घर से. वंस एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज सिलेक्टेड. Once an accounting practice is selected, it must be followed from year to year. Cannot change. It must be followed from year to year. हम change नहीं कर सकते. Year to year, we cannot change accounting practices. We cannot change accounting practices. हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, जो समझ आ गया कंसिस्टेंसी असम्पशन क्या कहती है. इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक साथ स्ट्रेट लाइन लगा रहे थे, अगले साथ WDV, क्या हम चेंज कर सकते हैं? आंसर इज नो. अगली असम्पशन जो एक्रूअल असम्पशन. Accrual assumption. देखो, जो ये कहता है कि इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड. इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज, जब इनकम को रिकॉग्नाइज करना है व्हेन इट इज अर्नड. जब कमाल हो तो रिकॉर्ड कर लेना. इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड. जब कमाल हो तो इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेना. Expenses recognize when it is incurred. Expenses recognize when it is incurred. It doesn't matter. इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ. It doesn't matter whether the cash is received or not. इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश मिला है या नहीं मिला. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन वी हैव द 4 concepts: प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम एडवांस, और क्या? एक्रूड इनकम. बच्चों, अगर ये असम्पशन ना होती ना तो ये 4 कंसेप्ट भी ना होते. ये 4 कंसेप्ट है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम एडवांस, एक्रूड इनकम. ये चारों किस कारण से है? एक्रूअल असम्पशन के कारण से है. किस कारण से है? अगर ये असम्पशन ना होती तो क्या होता? हर चीज कैश आया इनकम, कैश गया खर्चा. इस असम्पशन के कारण ये हमारी क्या है? 4 कंसेप्ट है. अब इसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज नॉट येट पेड. रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज नॉट येट पेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एडजस्टमेंट की होगी. कैन इट बी रिकॉर्डेड एज अ बुक ऑफ अकाउंट? Yes, as a outstanding rent, because of which accrual assumption, because of which concept? Accrual assumption. समझ आगे बात? जब भी जैसे फाइनल अकाउंट में आता है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सोचा करो ये हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ accrual assumption. ऐसे सोचोगे ना, थ्योरी भी याद होगी. आगे चलते हैं और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे. हमने जो 3 assumption होती है, तीनों assumptions कर लिया. अब प्रिंसिपल शुरू हो गया. 11 प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल देखो जी, 11 प्रिंसिपल्स. इसके अंदर पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल.
बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका? एक और नाम है इसका अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। वो जो इसी प्रिंसिपल के कारण बिजनेस और ओनर दोनों क्या है? सेपरेट है। ये कहता है कि जो बिजनेस है ना और जो ओनर है उन दोनों को आपको क्या मानना है? सेपरेट मानना है। क्या मानना है? सेपरेट मानना है। जो ओनर है वो क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस है। क्या है? क्योंकि उसने एक पैसा लगाया हुआ है, जो उसने पैसा लगाया उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके अलावा ओनर इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो जो मेन शॉर्ट में लिख लेना, पहला इसी प्रिंसिपल में बिजनेस एक लिख लेना, ओनर इज क्रेडिटर, ओनर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। ओनर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है बिजनेस की इसी प्रिंसिपल के कारण। ठीक है। जो इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है बस इतना ही लिख लेना, ओनर इज अ क्रेडिटर कंपनी, कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इतना काफी है। आप बाकी से याद इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि भैया बिजनेस और उसके ओनर, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फटाफट टाइम नहीं है कि बिजनेस और ओनर सेपरेट है। मेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, ओनर ने अपने घर के लिए क्या खरीदा? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खरीदा आउट ऑफ बिजनेस कैश। कैन इट बी रिकॉर्डेड एज फिक्स्ड एसेट्स? क्या ये फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड हो सकता है? नो, इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? दिस द एंटिटी प्रिंसिपल। ऐसे जब जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन किया करो ना उसमें आ जाए कि भैया अभी आपको गारंटी करा करो हमने अपने घर के लिए एसेट खरीदा आउट ऑफ बिजनेस कैश, तो आपको मैं ड्राइंग्स टू कैश तो करते हो लेकिन किस प्रिंसिपल के कारण करते हो? ऐसे सोचोगे ना तो ये भी कंसेप्ट याद रहेगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, नहीं इंटरेस्ट कैपिटल तो नहीं है, इंटरेस्ट वो भी इसी प्रिंसिपल के। आप याद रखना कि ओनर ने घर के लिए क्या खरीदा? क्या खरीदा? रेफ्रिजरेटर। तो वो हम उसको ड्राइंग्स क्यों फिक्स एसेट क्यों नहीं मान रहे? ड्राइंग्स क्यों मान रहे हैं? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल बच्चों, क्योंकि वो जो हमारी ना थ्योरी आ रही है, आपने देखा होगा 3 पेपर मैंने कराए हैं, तीनों में देखो ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी आ रही है। वो बोर्ड पैटर्न पे थ्योरी दे रहे हैं सारे स्कूल वाले, क्योंकि बोर्ड में 1-1 नंबर की थ्योरी आती है, तो बोर्ड पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बना रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 1-1 नंबर के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ, फुल डिटेल में सब्जेक्टिव वाइज नहीं करा रहा। आगे चलते हैं जी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का अगला प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इस पर हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो देखी हो। किसके साथ? मुस्कान के साथ बनाई थी? किसके साथ बनाई थी? आप क्या बनाई थी मैडम? कंजर्वेटिव्स। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंट रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। जो चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर होती है सिर्फ आप वही चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, जो चीज़ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं होती है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, तो जैसे भाई मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ 15,000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये चीज़ रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो कितना एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है या डिसऑनेस्ट है, ये चीज़ें रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसका जो मेन है ये आपको याद रखना है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव करेक्ट एलिमेंट्स इग्नोर करता है। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, एग्जाम्पल ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी। ये वर्ड आ जाना समझ जाना, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, ये चीज़ें आ जाना समझ जाना क्या कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहा है वो। क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? अ कंपनी इज इनकर हैवी लॉसेस, अ कंपनी इज इनकरिंग हैवी लॉसेस बिकॉज मैनेजमेंट इज रिमार्केबली इनएफिशिएंट। बिकॉज कंपनी बहुत हैवी लॉसेस अर्न कर रही है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट उसकी क्या है? रिमार्केबली इनएफिशिएंट। कैन दिस लॉस भी रिकॉर्ड इन बुक्स अकाउंट? इनएफिशिएंसी का जो लॉस है वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं? आंसर नो, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये चीज़ें याद रहेंगी ना, ऐसी चीज़ें आ जाए, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, आप क्या बोलोगे? मनी मेजरमेंट। हाँ, कि भैया ये चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आगे चलते हैं बच्चों।
आगे चलते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आपको हर साल के बाद जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, जो चैप्टर पढ़ रहे हो किस प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बना रहे हो, हम क्या लिखते हैं उसका फॉर द ईयर एंडिंग, हर साल बना रहे हैं हम। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर ही ना होता, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर ही ना होता अगर ये प्रिंसिपल ना होता। इस प्रिंसिपल की देना है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, ठीक है। ये कहता है कि ना हमें क्या करना है, हमें अपनी बिजनेस की लाइफ को ना स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड करना है। लाइफ ऑफ द बिजनेस डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, लाइफ ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वो जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट इज ईयर, 1 ईयर, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च है, फॉरेन में यूएस और यूके में जनवरी से दिसंबर होता है। ये कहता है आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड, आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड, हमें आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे बोलते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को। तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से लोन चाहिए, वो एक रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, जिससे 5 साल लग जाएंगे कंप्लीट होने के लिए। वो बैंक 1 साल के बाद गई, 2 साल के बाद गई, उसने कहा बैंक को अप्लाई किया लोन के लिए, बैंक ने अपनी फाइनेंशियल अपना रिजल्ट लेकर आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ। उसने कहा अभी तो बिजनेस कंप्लीट ही नहीं हुआ हमारा, 2 साल हुए, अभी तो 5 साल बाद बनाएंगे ना जब बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। क्या वो सही है, नहीं, उसे हर साल बनानी चाहिए। बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी कि हर कंपनी को हर बिजनेस को हर साल बाद क्या बनानी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा ताकि बिजनेस का रिजल्ट पता चल सके। बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट, चलो सही ये कर लेते हैं पहले, प्रूडेंस प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा जो मैं तीनों पेपर देखे हैं, आधारशिला और क्या नाम, मैक्सफोर्ड और रायन, तीनों में ये वाला तो आप देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसके अंदर ये पेपर इसका क्वेश्चन आया ना हो। हाँ, ये वाला तो आपका इनका हर टीचर का फेवरेट है ये प्रिंसिपल, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसके ऊपर क्वेश्चन ना देती हो, ठीक है। ये क्या कहता है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस। यानी अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो खुश मत होना जब तक वो एक्चुअल में लाइज ना हो जाए। जैसे कई बच्चे कह रहे हैं, हितेन कह रहे हैं मैं अपने 10 बच्चे लेकर आ रहा हूँ क्लास के, मैं खुश नहीं हुआ जब तक वो एक्चुअल में ना आ जाए, ठीक है ना। अभी नहीं हुआ सर, जब तक एक्चुअल फीस रोकड़ा जेब में ना आ जाए तब तक खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको क्या हो जाए, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो वो आज ही बुक कर लेना, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसे हम आज ही बुक कर लेते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस। डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट but recognize all future possible losses. मुझे फ्यूचर प्रॉफिट को बुक नहीं करना जब तक वो एक्चुअल में लाइज ना हो जाए। जब तक मेरे पास एक्चुअल में कैश नहीं आ जाएगा, तो सब बच्चे कह रहे थे मैं 1 बच्चा ला रहा हूँ, कहता मैं 2 बच्चे ला रहा हूँ, लेकिन जब तक वो एक्चुअल में मेरे को कैश नहीं दे देते हैं, फिर मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं बुक नहीं करूँगा, ठीक है ना, जब तक वो अपनी कह नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हमें उसे आज ही बुक कर देना है। मेरे आपको पता था, मुझे वो 1-2 बच्चों पे ना फीस मांगता है तो देते नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो फीस मरेगी, बड़ी मुश्किल से देते हैं, कभी थोड़ा देते हैं। तो मेरा बैड डेप्ट, मुझे लगा बैड डेप्ट होंगे कुछ ना कुछ अमाउंट मेरा क्या होगा, बैड डेप्ट होगा। क्या होगा, तो इस प्रिंसिपल के कारण फ्यूचर मुझे एक्सपेक्ट है ये बैड डेप्ट होगा, तो मुझे क्या बना लिया मैंने, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल बना लिया। क्या बना लिया,
वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजन और डाउटफुल बनाते हो किस प्रिंसिपल के कारण बनाते हो? प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण, ठीक है। तो जो इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका अ डिटरमिनेट डिफॉल्ट। क्या क्वेश्चन आता है? अ डिटरमिनेट डिफॉल्ट, सो वी हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल। तो याद रखना बच्चों कि डेटर डिफॉल्ट हो रहा है, हमें क्या बनाना है उसके ऊपर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? प्रूडेंस प्रिंसिपल। कोई भी जो आप प्रोविजन आ रहे हो ना वो किस प्रिंसिपल के कारण बनाते हो? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण बनाते हो। समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है हर स्कूल में, तीनों स्कूलों में ना से एक ही क्वेश्चन आया, जो मैं हर बार कहता हूँ, तीनों स्कूलों में एक ही क्वेश्चन आया। या तो ये आता है क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं आया तीनों स्कूलों में। हाँ, तीनों स्कूलों में क्वेश्चन आया वैल्यूएशन स्टॉक का, वैल्यूएशन स्टॉक का। तीनों के तीनों स्कूलों में एक ही क्वेश्चन आया बच्चों, वैल्यूएशन स्टॉक का, कि स्टॉक को वैल्यू किस पे करते हैं? स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस, विच एवर इज लोअर पे करते हैं। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे करते हैं। तो याद रखना बच्चों हर तीनों के तीनों स्कूलों में, आधारशिला, मैक्सफोर्ड, जो अभी तक तीनों के तीनों पेपर हुए हैं उन हर में यही क्वेश्चन आ रहा है कि स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं। जी हाँ, स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। रीजन क्या है इसका? मान लो मैंने ना क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, मैंने ना गुड्स परचेज किए 2 लाख के। इधर देखिए बच्चों, मैंने गुड परचेज किए हैं 2 लाख रुपए के, गुड परचेज किए हैं 2 लाख के, 75% गुड सोल्ड हो गए हैं, 75% गुड सोल्ड हो गए हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स। क्या होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। तो बेटा 75% बेच दिए, 75% मैंने बेच दिए हैं, तो मेरा बचे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 25%। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 25%। 2 लाख का 25% कितना होता है? ये क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? इसकी। अब 2 केस हो सकते हैं बच्चों, ये 2 केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है, मान लीजिए मार्केट प्राइस है 60,000 का, यानी फ्यूचर में बिक सकता है 60,000 का। एक केस हो सकता है मार्केट प्राइस है 45,000 का, तो इसको वैल्यू किस पे करेंगे हम? इस केस में कॉस्ट प्राइस है 50, इस केस में सेलिंग मार्केट प्राइस 60। तो आंसर आपका स्टॉक को वैल्यू करना होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस है लोअर पे। तो लोअर क्या है इस केस में? 50। तो इस केस में केस 1 में वैल्यू करेंगे 50 पे। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर के प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते। फ्यूचर ये एक्सपेक्टेड है, आज हमने इसे खरीदा 50,000 में, लेकिन फ्यूचर में कितने बिकेगा? 60,000 में। तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 10,000 में। अगर आपने 60,000 वैल्यू कर दिया तो आप फ्यूचर के प्रॉफिट को बुक कर रहे हो। आप फ्यूचर के प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते जब तक वो एक्चुअल में लाइज ना हो जाए, जब तक वो एक्चुअल में लाइज ना हो जाए। इस वजह से हम इसको वैल्यू किस पे करेंगे? 50,000 पे। इसलिए इसको किस वैल्यू करेंगे? 50,000 पे। इस केस में जो 50,000 की चीज है, खरीदी 50,000 की, लेकिन 45,000 में बिक पाएगा, फ्यूचर में कितने बिक पाएगा? तो फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला है? 5,000 का। फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला है? हाँ, तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है 45,000 का। फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है तो हम इसको वैल्यू करेंगे 45 में, ताकि 45 में वैल्यू करके फ्यूचर लॉस को आज ही बुक कर रहे हैं। 45 पे वैल्यू करके आज ही हम बुक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉस, फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक कर रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, भूलना मत, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर स्कूल में आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल। फर्स्ट टर्म में भी आप लोगों को आया होगा, जरूर आया था क्या? फर्स्ट टर्म में मैंने कहा था ये आते ही आता है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल प्रूडेंस प्रिंसिपल पे आएगा क्वेश्चन। 1 नंबर का तो पक्का बनता है भाई इसके क्वेश्चन हर स्कूल में। आगे चलते हैं जी। एक इसके साथ में करा दूं, जो बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल और कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल और कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल और कॉस्ट कंसेप्ट। अरे जो क्या कहता है ये ना, एक बच्चे ना इस पे ना ये क्लोजिंग स्टॉक को और इसको मिक्स कर देते हैं। बच्चों के माइंड में ना दोनों मिक्स हो जाता है पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो है आपका स्टॉक के ऊपर एप्लीकेबल है। स्टॉक एक करंट एसेट होता है, स्टॉक एक करंट एसेट होता है, तो ये एक तरह से कंजर्वेटिव प्रिंसिपल करंट एसेट्स के लिए है। लेकिन जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, कॉस्ट कंसेप्ट है, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? फिक्स एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। मुझे ये कहता है कि जो फिक्स एसेट है ना, उनको आपको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, जिस प्राइस पे खरीदा फिक्स एसेट को, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है?
जिस वैल्यू पे खरीदा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो फिक्स एसेट लैंड बिल्डिंग मशीनरी इज रिकॉर्डेड एट, फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल, फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड एट प्राइस, एट ओरिजिनल परचेज प्राइस। मार्केट वैल्यू है सेलिंग फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू डज नॉट मैटर, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड, हमें इसको इग्नोर कर देना, उसका कुछ नहीं करना। अब होता क्या, मैंने इतनी बार क्लोजिंग वो ये बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच है लोअर 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 लोअर, बच्चों में माइंड में ये रह जाता है, वो इस केस में भी यही लगा देते हैं। मान लो हमने मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी 1,50,000 की, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए 30,000 के, तो बेटा हमारी मशीनरी कितने की पड़ी, 1,80,000 की, इसकी कॉस्ट प्राइस ये हो गया। लेकिन मान लो मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 1,60,000 हो गई है इसकी, तो हम इसको किस पे बुक्स के अंदर दिखाएंगे, 180 पे दिखाएंगे। बच्चों का तो सर क्या सर 1,50 और 30 1,80, ये है कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू 1,60, तो उसको हम किस वैल्यू पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्राइस पे खरीदा होता है उसे बुक्स में उसी पे दिखाना होता है। तो मशीन इज शोन इन द बुक्स एट 180, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना, मशीन इज शोन इन द बुक्स एट 180। अब बच्चों को ना माइंड में तो सर ने कहा है कि कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच है लोअर पे करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वे सर ने ना स्टॉक के बारे में कहा था, स्टॉक इज अ करंट एसेट्स, स्टॉक इज अ जो फिक्स एसेट होते हैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, फिक्स एसेट को वैल्यू करना होता है कॉस्ट प्राइस पे, किस वैल्यू करना होता है, जिस पे खरीदा उस पे वैल्यू करना होता है। मार्केट वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमें देखनी नहीं होती, मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देना होता है, मार्केट वैल्यू को क्या करना होता है, इग्नोर कर देना होता है। समझ आ गया बच्चों बात की, नहीं आई दोबारा समझाऊं, आगे चलते हैं। क्या क्या सर, हाँ सर इसी कारण लिमिटेशन है, चैप्टर 1 करेंगे वहाँ पे लिमिटेशन कर लेंगे। हाँ सर, हरिओम हरिओम हरिओम, हैं तो हाथ तो गए, आगे चलते हैं जी। पानी है खत्म हो गया, पिलाओ फिर बच्चों को, हाथ खड़ा करो बच्चों जो पानी पीना है। 1 2 बच्चे हैं भाई, 2 बच्चों पानी पिला दे। हाँ जी आगे चल जाना, करूँ हो गया नोट, आगे चलते हैं जो मैं तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रूडेंस है, हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रिंसिपल है जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये कहता है बच्चों फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि हमें ऑल दोज मटेरियल इंफॉर्मेशंस, ऑल दोज, बेटा आप प्रैक्टिस करने आए थे या थ्योरी क्लास अटेंड करने आए थे, हैं क्या टाइम हो गया, 2:40 क्लास कितने बजे की थी, 2 बजे की, 40 मिनट तो लेट चलता है। क्या मैडम क्या कह रहे हो, नहीं क्लास कितने बजे की थी मैं कह रहा हूँ, हैं तो आप कितने बजे आ रहे हो, 2:40, ओनली 40 मिनट्स लेट, इतना चलता है ना मैडम, छोटा मारने का मन करता है। हेलो देखो जी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सर ये कहता है ऑल दोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन, वो सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए जरूरी है, वो आपको बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट द्वारा डिस्क्लोज करने हैं। ऑल दोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन, all those material information, all those material information, वो सारी material information which is all those material information which is necessary to understand
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रेडिंग